का वन शॉट है। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डीबीएमएस पे बेस्ड ये यूनिट है। इसमें से शॉर्ट नोट डेफिनेटली आता ही आता है और क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटाबेस का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। सो डेटाबेस मैनेजमेंट एज यूनिट का नाम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो सारा का सारा डेटा स्टोर करता है, अपने अंदर मैनेज करता है। हम डेटा को कभी भी उस सॉफ्टवेयर में से रिट्रीव कर सकते हैं और डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अलग अलग कमांड्स यूज करके सीक्वल की डेटा में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, वो एक यूजर और डेटा के बीच में एज ए ब्रिज एक्ट करता है, एज ए इंटरफेस एक्ट करता है, ताकि डेटा पूरे जगह पे कंसिस्टेंटली ऑर्गेनाइज्ड हो, इजीली हम उसको एक्सेस कर सके और सिक्योर रहे डेटा। ठीक है, क्या फंक्शंस रहते हैं? डेटा मतलब एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे सारा का सारा डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, डेटा स्टोरेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर लेता है। हम कभी भी कहीं से भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। एसक्यूएल की क्वेरीज ढूंढ के हम डेटा को चेंजेस ला सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सीक्वल की डिलीट कर सकते हैं बिना और डेटा को अफेक्ट करे। डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। डेटा सिक्योर्ड होता है क्योंकि ऑथोराइज एक्सेस ही प्रोवाइड किया जाता है। डेटा इजीली बैकअप किया जा सकता है इन केसेस ऑफ क्रैशेस और फेलियर। और डेटा इंटीग्रिटी रहती है। दैट मीन्स कि डेटा हर जगह जो भी है वो एरर फ्री है, कंसिस्टेंट है और एक्यूरेट है। अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रियल लाइफ एग्जांपल समझे तो देखो, एक लाइब्रेरी सुनी है आपने, लाइब्रेरी होगी आपके कॉलेज में। तो लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो डेटा है। ठीक है, और जो लाइब्रेरी है, क्योंकि वो डेटा को कलेक्ट कर रही है, मतलब बुक्स को कलेक्ट करके अपने अंदर रख रही है, तो लाइब्रेरी क्या है? डेटाबेस। और जो लाइब्रेरियन है, जो क्या कर सकती है? किसी भी बुक को उठा सकती है, किसी भी बुक को छुपा सकती है जो आपको नहीं देती है कितनी बार, है ना? तो किसी भी बुक को वो हटा सकती है, किसी भी बुक को एंटर कर सकती है, किसी भी बुक का नया वर्जन अपडेट कर सकती है। तो लाइब्रेरियन क्या है? एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम जो राइट बुक ढूंढने में कितनी बार हमारी मदद भी करती है और कितनी बार नहीं भी देती, है ना बेटा? पर डेट जितनी लाइब्रेरियन बुरी होती है उतना डीबीएमएस बुरा नहीं होता। वो हमें एक बार में ही राइट डेटा को एक्सेस कर लेते हैं हम। सो लाइब्रेरियन एक एग्जाम्पल है कि जैसे हम राइट बुक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की मदद से फटाफट ढूंढ सकते हैं, तो सेम टू सेम कोई भी डेटा अगर हमने ढूंढना है बहुत बड़े डेटा में, तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से सारा का सारा डेटा मैनेज कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डीपीएमएस, और उसके साथ मिलके एक क्वेश्चन और आएगा। तो ये बहुत छोटा सा डीपीएमएस का एक्सप्लेनेशन है। बेटा अब दो तरह की अप्रोच होती थी। एक फाइल बेस्ड अप्रोच होती थी जो डीबीएमएस में, एक होती है फाइल बेस्ड अप्रोच, और एक होती है डेटाबेस अप्रोच डीबीएमएस में। जो फाइल बेस्ड अप्रोच होती थी वो पहले के जमाने में यूज होती थी, जिसमें क्या होता था? ओल्ड मेथड था वो। उसमें क्या होता था? डेटा को अलग अलग फाइल्स में स्टोर किया जाता था, है ना? मतलब जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उसकी फीस का डेटा अलग स्टोर करेंगे, उसकी पढ़ाई का डेटा अलग स्टोर करेंगे, उसका रिकॉर्ड, उसकी पर्सनल डिटेल्स का अलग डेटा रिकॉर्ड करेंगे। इससे क्या होता था? हर एप्लीकेशन के पास अपनी खुद की एक डेटा की फाइल थी और प्रोग्राम थे। कोई भी सेंट्रल कंट्रोल नहीं था, मतलब कुछ भी सेंट्रलाइज नहीं था, सबका अपना अपना अलग अलग था। तो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते थे? कि एक ही जैसा, मतलब एक जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड है ना, तो हर स्टूडेंट का अलग अलग रिकॉर्ड स्टोर करना पड़ रहा है। फिर स्टूडेंट रिजल्ट है, हर स्टूडेंट का अलग अलग रिजल्ट स्टोर करना पड़ रहा है। फिर फीस है, हर स्टूडेंट की फीस का अलग अलग स्टोर करना पड़ रहा है। तो मल्टीपल टाइम्स पे एक ही जैसा डेटा स्टोर हो जाता था। डेटा इनकंसिस्टेंट रहता था कि क्योंकि अगर एक स्टूडेंट की फाइल अपडेट करी तो बाकियों की होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन जो डीबीएमएस अप्रोच है उसमें तो हो जाएगी, क्योंकि एसक्यूएल की क्वेरी में हम बोलेंगे और वो सारे सिस्टम्स में अपडेट कर देगी, है ना? फाइल को शेयर नहीं कर सकते थे बहुत बार, बड़ी बड़ी फाइल्स को शेयर करना मल्टीपल यूजर्स में डिफिकल्ट होता था। सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि फाइल्स के ऊपर कोई भी एक्सेस कर सकता था, और बैकअप और रिकवरी करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। लेकिन जो डीबीएमएस में डेटा अप्रोच है, डेटाबेस अप्रोच है, उसमें क्या होता है कि डेटा को हम सेंट्रली स्टोर करते हैं एक जगह, है ना? मल्टीपल यूजर्स और एप्लीकेशन में डेटा को कभी भी हम स्टोर कर सकते हैं और वो एक्सेस हो सकता है। ये डेटा का एक ऑर्गेनाइज्ड वे प्रोवाइड करता है, क्योंकि सारा का सारा डेटा यही है, कोई डिफरेंट फाइल्स नहीं है। डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है, मतलब सेपरेटली अपन किसी भी पार्ट में डेटा में कभी भी चेंज कर सकते हैं, वो दूसरे प्रोग्राम को नहीं अफेक्ट करेगा, है ना? और बेटर सिक्योरिटी और कंट्रोल होती है डेटा पे। क्या एडवांटेजेस होते हैं? डेटा इजीली शेयर हो सकता है एक साथ, डेटा कंसिस्टेंट और एक्यूरेट रहता है, रिडंडेंसी नहीं होती, मल्टीपल डुप्लीकेट नहीं क्रिएट होते, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और बैकअप करना और रिकवरी करना इजी होता है डेटा को।
ठीक है, ये क्वेश्चन आता नहीं है बट अब बेटा वही सिलेबस में था तो एक बार बता दिया मैंने आपको। अलग अलग तरीके के डेटा मॉडल्स होते हैं जो यूज होते हैं डीबीएमएस में। डेटा मॉडल क्या करते हैं, डेटा मॉडल ये बताते हैं कि डेटा जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज होगा, कैसे स्टोर होगा और कैसे मैनेज होगा, क्या उसको ऑर्गेनाइज करने का स्ट्रक्चर होगा, है ना, क्या वो रिलेशनशिप मेंटेन करेगा, और हर तरीके के डेटा मॉडल में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, है ना। तो डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग तरीके के मॉडल्स होते हैं। ठीक है, क्या पर्पस होता है डेटा मॉडल्स का, वो हेल्प करते हैं हमें डेटा को क्लियरली ऑर्गेनाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में, डेटा के डिजाइन को गाइड करने में हेल्प करते हैं। इजीली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो हम डेटा मॉडल के थ्रू उसे इजीली समझ सकते हैं और डेटा को इजीली चेंज कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहला मॉडल होता है हिरार्किकल मॉडल। हिरार्किकल मॉडल में क्या होता है, डेटा को ट्री के जैसे, जैसे एक फैमिली हिरार्की होती है कि एक बड़े दादा होंगे, फिर दादा होंगे, फिर पेरेंट्स होंगे, फिर बच्चे होंगे, तो डेटा को एक ट्री के फॉर्म में स्टोर किया जाता है जिसमें हर डेटा के रिकॉर्ड का एक पेरेंट होता है और उसका एक, उसके मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं, मतलब वन टू मैनी। जैसे मान लो फीस, है ना, स्टूडेंट्स फीस एक डेटा का रिकॉर्ड है और उसमें अतुल की फीस, है ना, रजनी की फीस, शीना की फीस, मीना की फीस, ये सब क्या है, मल्टीपल फीस के स्ट्रक्चर है। तो वन टू मेनी मतलब एक पेरेंट से मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक्सेस होते हैं ना। डेटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं, नेविगेटिंग फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। अगर फीस पे जाएंगे तो हमें सारे जो भी चाइल्ड उनका डेटा मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के अगर अपन को चार्ट बनाने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सीईओ, फिर सीईओ से नीचे कौन, इस पूरा डेटा चार्ट अगर बनाना होता है तो हिरार्किकल मॉडल यूज होता है। की पॉइंट्स क्या होते हैं इसके, डेटा जो होता है हायरार्की में ऑर्गेनाइज होता है, उसका एक रूट नोड होता है जो पेरेंट होता है। इंप्लीमेंट करना और अंडरस्टैंड करना इजी होता है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं सपोर्ट करता, वन टू मैनी करता है। इजीली सर्च कर सकते हैं हिरार्की इसके फॉर्म में, लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है तो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर पापा को चेंज करेंगे तो चाइल्ड सारे बिखर जाएंगे, समझ में आया। फिर देन होता है नेटवर्क डेटा मॉडल। बेटा गूगल मैप्स और इनमें डेफिनेटली नेटवर्क डेटा मॉडल यूज होता है। एयरलाइंस के एप्लीकेशंस में ये वाला मॉडल्स यूज होता है ना। ये क्या करता है, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, ग्राफ के फॉर्म में, है ना, जिसमें रिकॉर्ड्स कैसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, लिंक के फॉर्म में, मतलब मल्टीपल पेरेंट्स मल्टीपल चिल्ड्रन और हर कोई कैसे कनेक्टेड है, लिंक के फॉर्म में, मेनी टू मेनी। मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मुंबई जाने वाली फ्लाइट है, वो दिल्ली भी तो जा सकती है, तो एक फ्लाइट कैन हैव मल्टीपल सिटी ऑपरेशंस, है ना, एंड मल्टीपल फ्लाइट्स कैन हैव वन, मतलब बहुत सारी, चार, एयर इंडिया भी मुंबई जा सकती है, विस्तारा भी जा सकती है ना, इंडिगो भी जा सकती है। तो इस तरीके का मतलब मल्टीपल पेरेंट्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है हिरार्किकल, और हिरार्किकल मॉडल से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है ना। और रिलेशनशिप को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स के फॉर्म में, जैसे एयरलाइन का रूट मैप की कैसे कैसे एक ही फ्लाइट अलग अलग रूट फॉलो कर सकती है, एक ही राइट दो रूट पे भी जा सकती है, ले ऑफ ले लेके। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सपोर्ट करता है, डेटा को पॉइंटर्स से लिंक किया जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन बड़े बड़े ऑपरेशंस को इजीली हैंडल करता है, रिलेशनशिप्स को इजीली हैंडल करता है। इट इज नॉट लाइक ऑल ऑफ अस जेंजी जो रिलेशनशिप नहीं हैंडल कर पा रहे। नेविगेशन को कैसे देखते हैं हम इसमें, लिंक्ड रिकॉर्ड्स, हर किसी रिकॉर्ड के पास एक अपनी नेक्स्ट रिकॉर्ड की लिंक होती है। कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप को फॉर्म करने में, जैसे एयरलाइन के रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको फॉर्म करने में इजी होता है। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, डेटा जो होता है रिलेशन बनाता है, मतलब टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है जिसमें हर टेबल की एक प्राइमरी की होती है जो क्या होती है, यूनिक आइडेंटिफायर होती है। अगर हमें टेबल ए को टेबल बी से कनेक्ट करना है तो टेबल ए में डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा और टेबल बी में भी डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा जो दोनों में यूनिक होगा और कॉमन होगा। तो ए और बी को कनेक्ट करने की वो एक कड़ी होगी, है ना। तो रिलेशनशिप्स आर मेंटेन यूजिंग कीज, मतलब प्राइमरी की और फॉरेन की। तो जो प्राइमरी की होती है वो दोनों में कॉमन होगी, तभी तो उन दोनों टेबल में कुछ रिलेशन बनेगा। आपने एसक्यूएल के बारे में सुना होगा, है ना। तो अगर हमें कोई से भी टेबल की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम जल्दी से क्या करते हैं, एसक्यूएल की क्वेरी लिख देते हैं, है ना। तो जो हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं ना, वो क्या करता है, किसी भी टेबल में से ढूंढता है कि इस टेबल का दूसरी टेबल से क्या रिलेशन है और डेटा कैसे थ्रो करना है, मतलब डेटा कैसे देना है यूजर को। ठीक है। डेटाबेस मॉडल में सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड है, अब जैसे अमेजोन है, अब अमेजोन को ये जानना है कि 2025 में कितने कस्टमर्स ने उनसे सामान खरीदा, कितने रिटर्न ऑर्डर्स थे। तो बेटा वो क्या, इतनी बड़ी बड़ी एक्सेल फाइल में लोगों की डिटेल्स नहीं, वो एसक्यूएल क्वेरी डालेगी, टेबल्स जो अलग अलग बने होंगे उनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा और वो उनको डेटा दे देगा। डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, टेबल और रोज के कॉलम में सिंपल और फ्लेक्सिबल होता है,
एसक्यूएल की पावरफुल क्वेरीज को सपोर्ट करता है। डेटा इंटीग्रिटी के रूल होते हैं जो एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी होती है वो मेंटेन करता है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस और कॉन्करेंसी बैंक ऑनलाइन वेबसाइट्स इनमें यूज होता है। देन होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये क्या होता है? डेटाबेस डिजाइन होता है, कंसेप्चुअल मॉडलिंग के लिए यूज होता है। इसमें एंटिटी को क्या कंसिडर करते हैं? एंटिटी क्या होता है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, उनकी क्या रिलेशनशिप है, और हर एंटिटी का अपना एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप कैसे हो सकती है? एक एंटिटी का एक एट्रीब्यूट हो सकता है, एक एंटिटी का मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकता है, मल्टीपल एंटिटीज का मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। इसमें ईआर डायग्राम्स बनते हैं। तो हमेशा एसक्यूएल में जाने से कूदने से पहले डेवलपर्स क्या करते हैं? ईआर डायग्राम क्रिएट करते हैं कि डेटा कहाँ से किस एंटिटी से में किस एंटिटी से किस एंटिटी में फ्लो करेगा, किस एंटिटी में डेटा के कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, और फिर वो उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके एसक्यूएल अलाउ करते हैं। रियल वर्ल्ड एंटिटीज पे फोकस करता है, उनके कनेक्शन पे। अर्ली स्टेजेस ऑफ डे, मैंने बोला ना पहले डेटाबेस करने से पहले अर्ली में पहले ये बनाते हैं, फिर ही कोई भी टेबल बनेगा। हाई लेवल व्यू देता है डेटा स्ट्रक्चर का, है ना, और एंटिटीज एट्रीब्यूट्स और उनके बीच का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करता है। तो डेटा को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में इजी हो जाता है, और अगर ईआर डायग्राम में डेटा कन्वर्ट हो जाता है तो उसे समझना इजी होता है यूजर्स के लिए, है ना। ये इसका बेटा शॉर्ट समरी है जो मैंने आपको ऊपर समझाया। अगर इतना नहीं याद करना तो ये टेबल भी याद कर लोगे तो लिख पाओगे, लेकिन ये इतना ज्यादा आता नहीं है, बट फिर भी बेटा कभी गलती से आरजीबीवी कुछ भी दे सकता है, इसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर किसी को वो नहीं भी याद करना तो टेबल भी याद कर सकते हो। ठीक है, देन डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होता है? ठीक है, डेटाबेस का आर्किटेक्चर मतलब ओवरऑल डिजाइन या ओवरऑल स्ट्रक्चर जिसमें डेटा स्टोर्ड है ना, कि वो आर्किटेक्चर क्या होता है? ओवरऑल डिजाइन या स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस सिस्टम का, जो बताता है कि डेटा किस तरीके से स्टोर है, उसको कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, क्या हम ऐसा करें जो डेटा कैसे मैनेज कर सकते हैं। मतलब डेटाबेस के बीच में, यूजर्स के बीच में और एप्लीकेशंस जो भी इन्वॉल्व है उनके बीच में एक रिलेशन कौन मेंटेन करता है? डेटाबेस आर्किटेक्चर। ठीक है, इसका क्या पर्पस होता है? यूजर के एप्लीकेशंस को फिजिकल डेटाबेस से हटाना, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मेंटेन करना, और मल्टीपल यूजर्स को इजीली डेटा मिल पाए वो इंश्योर करना। तो देखो बेटा, सबसे पहले दो तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं। एक होता है टू टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। टू टायर मतलब इसमें दो लेयर होंगी, और एक होता है थ्री टायर। थ्री टायर मतलब इसमें थ्री लेयर्स होंगी। जो टू टायर होता है उसमें क्या होता है? दो लेयर होती है, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। जैसे ही क्लाइंट यूज मतलब क्लाइंट मतलब यूजर जो हम है ना, जो क्लाइंट होता है डायरेक्टली यूजर से इंटरेक्ट करता है, जो हम है ना, वो क्या करता है? सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। तो क्लाइंट हम मतलब जो भी हम डिटेल्स एंटर कर रहे हो किसके पास जाती है? क्लाइंट के पास। ठीक है, वो क्या करता है? सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, फिर सर्वर वहां से जो भी रिस्पॉन्स भेजता है, जो भी डेटा की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, मैनेज करता है और रिस्पॉन्स बैक शेयर करता है। ठीक है, तो स्मॉल टू मीडियम एप्लीकेशंस जहाँ पे क्लाइंट यूआई और सर्वर हैंडल करते हैं डेटा स्टोरेज के लिए, वहां ये यूज होता है। तो इसमें क्या होता है? क्लाइंट होता है जो यूजर इंटरफेस जो हम है, और सर्वर क्या होता है? जो डेटाबेस मैनेजमेंट। तो हमने कोई क्वेरी दी और वहां गया, प्रोसेसिंग हुई और हमें रिजल्ट मिला। क्लाइंट सेंड्स क्वेरी डायरेक्टली टू द सर्वर, सर्वर वो क्वेरी को प्रोसेस करता है और सेंड बैक रिजल्ट टू द क्लाइंट। सिंपल बट स्केलेबिलिटी फॉर मेनी यूजर। मतलब एसक्यूएल इज बेसिकली टू टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के। हमने क्वेरी लिखी, पीछे प्रोसेसिंग हुई, टेबल्स को कंपेयर किया, जो रिजल्ट है वो हमें वापस मिला। थ्री लेयर में क्या होता है बेटा? जैसे कि वो टीसीपी आईपी में पढ़ा था ना, एक प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और लेयर होती है, वैसे इसमें भी तीन लेयर होती है। एक प्रेजेंटेशन लेयर, एक एप्लीकेशन लेयर और एक डेटाबेस लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है? जो क्लाइंट होता है, जो यूजर का इंटरफेस एंटर करता है, और हम जो हम है, जो इनपुट आउटपुट देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? मिडिल लेयर होती है, जो क्या करती है? बिजनेस लॉजिक क्या दिया गया है, मतलब एसक्यूएल में क्या क्वेरी लिखी, क्या बिजनेस लॉजिक है और क्या क्लाइंट की रिक्वेस्ट है। और डेटाबेस लेयर क्या होती है? जो सर्वर होता है, जो जहां से डेटा को स्टोरेज, जो डेटा का स्टोरेज होता है, और वहीं से कोई सी भी क्वेरी देके डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है, हमें रिजल्ट मिल सकता है। जब बहुत ज्यादा लार्ज और कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिस्टम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वहां पे ये वाला मॉडल यूज होता है। तीन लेयर्स होती है, और एप्लीकेशन लेयर एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी क्लाइंट के बीच में और जो भी डेटाबेस स्टोर्ड है कहीं पे उसके बीच में। स्केलेबिलिटी इंप्रूव करता है, सिक्योरिटी होती है और इसको मेंटेन करना इजी होता है, और मल्टीपल क्लाइंट्स है ना डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशन लेयर से बिना डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्ट करे, बस एप्लीकेशन लेयर को कमांड देके। ठीक है, तो बेटा ये फिर इसका शॉर्ट में है, तो आप ये वाला समरी टेबल भी देख सकते हैं। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, डेटा इंडिपेंडेंस जो आता ही आता है, जिसका शॉर्ट नोट
वो क्या होता है? डेटा इंडिपेंडेंस मतलब डेटा को इंडिपेंडेंस मिल गई। 15 अगस्त को जैसे हमें मिलेगी वैसे ही डेटा को इंडिपेंडेंस मिल गई, मतलब डेटा को चेंज कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस मिलना मतलब हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। सो वैसे ही एबिलिटी टू चेंज डेटाबेस किसी भी लेवल पे, मतलब अलग-अलग स्कीमा में डेटाबेस स्टोर होता है। जैसे आज पेरेंट वाली फाइल को चेंज किया तो चाइल्ड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या फीस स्ट्रक्चर वाली फाइल को चेंज किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने एक एसक्यूएल की किसी क्वेरी से फीस स्ट्रक्चर वाली फाइल में कोई कमांड दिया और उसको अपडेट किया, तो जाके पर्सनल रिकॉर्ड्स वाली फाइल भी अपडेट हो गई? नहीं। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटा इंडिपेंडेंस मतलब हम बिना किसी दूसरी फाइल, बिना किसी दूसरे लेवल को अफेक्ट करे डेटा को कहीं भी चेंज कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? डेटा को किसी भी तरीके का सिस्टम को, किसी भी तरीके के चेंज को अडेप्ट करने में ईज़ी होता है, बिना दूसरे जो यूज़र्स या बिना दूसरा जो डेटा है, यूज़र्स डायरेक्टली बिना दूसरे किसी डेटा को चेंज करे या बिना किसी यूज़र के डेटा को अफ़ेक्ट हुए, बिना किसी और डेटा को अफ़ेक्ट करे यूज़र डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है डेटा के साथ। 2 तरीके की होती है बेटा, एज़ इट इज़ लिखोगे 7 आउट ऑफ 7 आ जाएँगे। लॉजिकल होती है और फिज़िकल होती है। लॉजिकल मतलब कांसेप्ट को चेंज करना, है ना? जैसे कोई भी फ़ील्ड को ऐड कर देना या डिलीट कर देना, जो एसक्यूएल की टेबल बनती है ना, जिसमें हर कोई एक फ़ील्ड होती है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक टेबल बने जिसमें स्टूडेंट है, स्टूडेंट की एज है, स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ है और स्टूडेंट्स की एड्रेस है ना? तो अगर मान लो कि 10 स्टूडेंट्स का शुरू के हमें कोई सा भी एड्रेस ऐड करना है या उनका डिलीट करना है, तो उसमें हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस यूज़ करेंगे ना? तो दूसरे व्यूज़ मतलब जो दूसरा है, डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी? नहीं। या उनका नाम चेंज हो जाएगा? नहीं। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है उस लोकेशन को बदलना, मतलब लाइक चेंजिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सिंग मतलब फाइल की नंबरिंग, है ना? कौन सी फाइल पहले दिखेगी, कौन सी बाद में, उसका स्टोरेज चेंज करना है, इस फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। क्यों इंपॉर्टेंट होती है डेटा इंडिपेंडेंस? क्योंकि ये हमें डेटाबेस को मेंटेन करने में इजी हो जाता है। ऐसा नहीं करना पड़ता कि अगर हमने डेटा एक जगह चेंज किया, अगर मान लो डेटा इंडिपेंडेंस नहीं होता, तो क्या हम इतने सारे डेटा को वापस स्टोर, वापस डिलीट करते? नहीं। डेटा इंडिपेंडेंस से हम डेटा को किसी भी टाइम स्टोर कर सकते हैं, डेटा को किसी भी टाइम क्वेरी लिख के रिट्रीव कर सकते हैं, उसमें कोई से भी तरीके का चेंज बना सकते हैं ना। तो डेटाबेस मेंटेनेंस ईजी होता है, चेंजेस का जो इम्पैक्ट होता है दूसरी एप्लीकेशंस पे वो रिड्यूस कर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यूजर किसी भी टाइम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, ठीक है? इफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चेंजेस हाउ डेटा इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क फिजिकल लेवल पे, तो जो यूजर के एप्लीकेशन होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं ना, मतलब यूजर के कंप्यूटर में कुछ चेंज नहीं होगा, बस जो डेटा की लोकेशन है वो चेंज होगी, लेकिन यूजर का कोई सा भी पार्ट चेंज नहीं होगा। ये इसका एग्जांपल है। देन बेटा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? जो सारे के सारे डेटा को मैनेज करता है और मेंटेन करता है ना। मतलब जैसे अगर किसी भी बिल्डिंग का एक सिक्योरिटी गार्ड जो उसकी सारा मैनेज करता है, उसका मेंटेनेंस देखता है, बस वही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है? डीबीए का रोल क्या होता है कि डेटाबेस एफिशिएंटली रन करे, सिक्योर रहे किसी भी नेटवर्क पे, और जब भी यूजर्स को चाहिए डेटा अवेलेबल है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? वो डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है लोगों के कंप्यूटर में और उसे कॉन्फ़िगर करता है डेटाबेस की एनवायरनमेंट में से, ताकि सब कुछ ढंग से चले। वो एक्सेस कंट्रोल करता है, परमिशंस कंट्रोल करता है, डेटा को प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और अनऑथराइज्ड यूजर्स का एक्सेस बैन करता है। किसी भी टाइम हमें डेटा की बैकअप या रिकवरी चाहिए, वो डेटा को बैकअप करता है, रिस्टोर करता है और डेटा लॉस के और फेलियर के केस में हमें डेटा देता है। वो टाइम बाय टाइम डेटा की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है कि डेटा की परफॉर्मेंस कहीं स्लो तो नहीं हो गई, सिस्टम स्लो तो नहीं है, तो उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और जो क्वेरीज है उनको ऑप्टिमाइज करके बेटर रिसोर्सेज यूज करके हमें एफिशिएंसी देता है। यूजर्स को मैनेज करता है, बहुत सारे यूजर्स को अकाउंट को मैनेज करना, रोल्स को मैनेज करना, है ना? डेटाबेस का एक्सेस किसको देना है, ये सब देखता है। बेटा कंपनीज में डीबीए का एक रोल होता है, उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है ना। देन डेटा डिक्शनरी क्या होती है? जो डेटा का भी डेटा स्टोर करती है ना। इसका भी बेटा शॉर्ट नोट आ सकता है। और डेटा डिक्शनरी एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है और स्टोरेज है जो क्या करती है? मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड का डेटा स्टोर किया, ठीक है? तो अब वो किस तरीके से, मतलब स्टूडेंट का रिकॉर्ड टेबल में स्टोर होगा, हायरार्की में स्टोर होगा, हर पर्टिकुलर फील्ड की क्या डेफिनेशन रहेगी, डेटा के अंदर क्या कंस्ट्रेंट रहेंगे, क्या टेबल रहेगा, क्या कॉलम रहेगा, कितने कॉलम रहेंगे, इंडेक्स कितना होगा, यूजर्स कितने होंगे, ये सब डेटा डिक्शनरी में होता है ना? मतलब डेटा की पूरी जन्म कुंडली कौन लेता है? डेटा डिक्शनरी। इसके कंटेंट क्या होते हैं?
टेबल का नेम क्या है, कॉलम का नेम, क्योंकि जब भी अपडेट होगा कुछ भी तो हमें टेबल का नेम देना पड़ेगा। एकदम से जैसे ही टेबल का नेम देंगे तो डिक्शनरी आपस अपने आप में एक्टिव हो जाएगी कि इस टेबल का नेम बदला है, तो वो चेंज कर लेगी। वरना तो बेटा कोई टेबल का नेम डेटा में तो बदल दे लेकिन डिक्शनरी में अपडेट नहीं हुआ तो इसलिए डेटा डिक्शनरी होती है कि कुछ भी चेंज हुआ, टेबल का नेम, जो भी टेबल है, कोई भी कॉलम है, कोई भी नाम है, कुछ भी चेंज हुआ, डेटा टाइप्स, रिलेशन, जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज है, एक्सेस की परमिशन, तो ये सब मेरे पास स्टोर्ड रहे पीछे से, ताकि बैकअप और रिकवरी में काम आए, है ना। ऑटोमेटिक मेंटेन कर लेता है अपने रिकॉर्ड्स को, ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। मतलब हमेशा जब भी डेटाबेस में, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल स्टूडेंट रिकॉर्ड की एक फाइल है, एक एक्सेल फाइल है, वो कहीं डेटाबेस में स्टोर्ड है। अब मैंने क्या किया, उसमें 10 नई क्लास में जो सुंदर लड़कियां हैं उनका डेटा ऐड कर दिया। अगर डेटा डिक्शनरी नहीं होगी तो वो अपडेट होगा नहीं, वो तो बस फाइल में अपडेट होगा, लेकिन बैकएंड पे भी तो उन 10 लोगों की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना, तो वो डेटा डिक्शनरी काम करती है। डेटाबेस के मैनेजमेंट में डेफिनेटली हेल्प करती है, वो कैसे रेफरेंस जैसे ऐड करती है, और सारे के सारा डेटाबेस कहाँ कैसे स्टोर होना है, किस टेबल का क्या नेम है, किस फाइल का क्या नेम है, ये वो देखती है। डेटा की इंटीग्रिटी को बढ़ाती है, मतलब डेटा को हर जगह कंसिस्टेंट रखती है और एक्यूरेट रखती है, और इंश्योर करती है कि कोई सा भी डेटा मिस ना हो, सेंट्रली अपडेटेड रहे। यूजर के एक्सेस को मैनेज करती है ना। तो देखो क्या लिखा है, टिपिकली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेवलपर यूज द डेटा डिक्शनरी। क्यों यूज करते हैं वो, किसी भी डेटा की डिजाइन को मेंटेन करने के लिए, क्वेरीज को मेंटेन करने के लिए, और डेटाबेस को एफिशिएंटली यूज करने के लिए। तो बेटा डेटा डिक्शनरी पे भी, डेटा डिक्शनरी डेटा अबाउट डेटा, डेटा जो है उसके बारे में, वो किस टेबल में स्टोर्ड है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये सब डेटा डिक्शनरी देखती है। ठीक है। देन बेटा बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है कि एसक्यूएल की कौन सी दो कमांड्स होती हैं जो डेटाबेस में यूज होती है। तो दो इंपॉर्टेंट कमांड्स होती है जो होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। ये क्यों यूज होती है, ये इसलिए यूज होती है, ये क्या करती है, डिफाइन करती है और मॉडिफाई करती है किसी भी डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स को, है ना। जैसे टेबल को, जो भी स्कीमाज अवेलेबल है, इंडेक्सेस अवेलेबल है, उन्हें मॉडिफाई करना है, डिफाइन करना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा डेफिनेशन। मतलब डेटा की डेफिनेशन कौन देता है, डीडीएल कमांड, है ना। एसक्यूएल की ये कमांड दे दी तो मतलब डेटा सिस्टम में डिफाइन हो जाता है, डेटा डिक्शनरी में जाके स्टोर हो जाता है, फिर हम उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। की कमांड्स क्या क्या होती है, क्रिएट, कभी भी हमें न्यू टेबल बनानी है, न्यू डेटाबेस बनाना है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, अब ये एक टेबल बन जाएगी। ऑल्टर मतलब चेंज करना, ऑल्टरिंग होती है ना जैसे, तो मतलब किसी भी, जैसे स्टूडेंट डेटा वाली टेबल में हमें किसी भी स्टूडेंट की एज ऑल्टर करनी है, या हमें किसी स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड ऑल्टर करना है, तो उसको चेंज करना, डिलीट करना, कॉलम में से एडिंग और डिलीटिंग। ड्रॉप मतलब एग्जिस्टिंग टेबल या डेटाबेस को कंप्लीटली डिलीट कर देना जो रिक्वायर्ड नहीं, तो उसके लिए क्या कमांड होता है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ट्रंकेट मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स है ना, उनको डिलीट कर देना, है ना। टेबल का स्ट्रक्चर वही रहो, बस रिकॉर्ड डिलीट कर दो, मतलब स्ट्रक्चर वही रहे, जैसे नेम, सेल नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, बस बस क्या करो, रिकॉर्ड जितने भी एंट्रीज है वो डिलीट कर दो। रीनेम मतलब डेटाबेस में जो नेम है ऑब्जेक्ट है, जैसे रीनेम टेबल स्टूडेंट टू लर्नर, तो अब जो स्टूडेंट की टेबल है वो किस पे चेंज हो गई, लर्नर के नाम से बन गई। तो ये होता है डीडीएल और इसकी कमांड्स है ये जरूर बेटा कमांड याद करके जाना, ये आएंगी, है ना। देन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब डीएमएल, ये क्या होता है, डेटा को मैनिपुलेट करती है स्टोर्ड डेटाबेस में, मतलब इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, रिट्रीव करना। जैसे सिलेक्ट क्वेरी हो गई, तो डेटा को किसी भी टेबल में से सिलेक्ट करके स्टूडेंट को निकाल दिया, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट की जो टेबल है उसमें से सिलेक्ट स्टार लाके हम कोई सी भी रो को या हम कोई से भी डेटा को देख सकते हैं। इंसर्ट मतलब न्यू रिकॉर्ड ऐड करना टेबल में, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, और ये देना कि एक अलाइज 20। मॉडिफाई करना मतलब कि भैया कोई भी स्टूडेंट है उसकी एज को अपडेट कर दो। अपडेट कमांड मतलब किसी भी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना। डिलीट मतलब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना, और मर्ज मतलब दो या दो से ज्यादा रोज है या कुछ भी है, एग्जिस्टिंग रोज है या अपकमिंग रोज है, उन्हें अपडेट करने के ऑपरेशन को, है ना। इंसर्ट और अपडेट करना ऑपरेशंस को एक साथ में। तो बेटा मर्ज मतलब दो रोज को मिलाना है, दो कॉलम्स को मिलाना। सो ये थी डीडीएल, सॉरी बेटा, सो सॉरी स्लिप ऑफ टंग, डीडीएल एंड डीएमएल। इसका ये समरी टेबल है बेटा, ये याद कर सकते हो, और ये कमांड्स डेफिनेटली याद करके जाना, शॉर्ट नोट लिखने में हेल्प करेंगी। अब बेटा एक क्वेश्चन आया हुआ था पास्ट ईयर में कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होता है
है ना? टिपिकल डीबीएमएस का क्या आर्किटेक्चर होता है? तो टिपिकल डीबीएमएस का ये आर्किटेक्चर होता है कि उसमें एक डेटाबेस इंजन होता है जो क्या करता है बेटा, ये आया हुआ है तो आप 11 पॉइंट्स बस याद कर लो, बाकी अपने हिसाब से लिख लेना। ये कंपोनेंट्स मतलब कि एक डेटाबेस स्ट्रक्चर में क्या-क्या होता है? तो बेटा डेटाबेस का इंजन होगा, जहाँ पे सारा का सारा डेटा स्टोर होगा, रिसीव होगा, प्रोसेस होगा, मतलब एक इंजन, जहाँ जैसे ट्रेन का इंजन मतलब मेन डब्बा। क्वेरी प्रोसेसर होगा जो सारी की सारी क्वेरीज आ रही हैं एसक्यूएल के थ्रू उन्हें प्रोसेस करता है। एक होगा स्टोर मैनेजर, है ना, जो ये देखेगा कि डेटा कैसे स्टोर होता है, एक्सेस होता है, ऑर्गेनाइज होता है। एक होता है ट्रांजैक्शन मैनेजर, ये क्या होता है कि कोई भी डेटा जब एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है तो वो सेफ हो और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो एसिड प्रॉपर्टीज यूज करके हो। बफर मैनेजर मतलब मेमोरी में अगर डेटा जैसे हैंडल्स इन मेमोरी डेटा कैशिंग टू मिनिमाइज डिस्क आईओ ऑपरेशंस, मतलब अगर डेटा को बफर करना है, मतलब डेटा की बफरिंग हो रही है तो वो कौन देखता है? बफर मैनेजर, है ना? ऑथोराइजेशन और सिक्योरिटी मैनेजर क्या होता है कि यूजर के एक्सेस को, ऑथेंटिकेशन को, डेटा सिक्योरिटी को मैनेज करता है। मेटा डेटा कैटलॉग, डेटा डिक्शनरी, ये क्या होती है? वही मैंने आपको बताया, डेटा का भी डेटा स्टोर करती है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स का, है ना, डिटेल्स। कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर मतलब डेटा एक्सेस को मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सके बिना कॉन्फ्लिक्ट के, तो ताकि ऐसा ना हो कि बेटा अगर अगर आपकी क्लास में रीना उसको एक्सेस कर रही है तो शीना के लिए डेटा रुक गया उसी फाइल में, नहीं। कॉन्करेंसी मतलब एक साथ मल्टीपल लोग एक्सेस कर पाए। रिकवरी मतलब अगर कभी भी डेटा क्रैश हो गया, फेल हो गया, तो रिकवरी मैनेजर अपने आप में बैकअप लेके रखता है। यूजर इंटरफेस या एपीआई लेयर मतलब कि कैसे यूजर्स और एप्लीकेशंस इंटरैक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ, वो ये देखता है। और कम्युनिकेशन मैनेजर मतलब डेटा का कम्युनिकेशन, इधर से उधर एक्सचेंज, कोऑर्डिनेशन किसी भी डेटाबेस पे मैनेज करता है। देन बेटा इसके साथ हमारा डीबीएमएस कंप्लीट होता है। डीडीएल, डीडीएल, डीएमएल इंपॉर्टेंट है ना? डेटा डिक्शनरी, डेटा इंडिपेंडेंस, डीबीएन पे शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बेटा एक बार डेटाबेस का आर्किटेक्चर भी ध्यान से देख लेना, ये सब चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। देन मूविंग टू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? आप सबसे पहले सुनो, है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग एक क्लाउड सर्विसेज का मॉडल है जहां पे क्या होता है कि जो जितना भी डेटा होता है ना, जो कंप्यूटिंग सर्विस जैसे जितना भी सारी की सारी चीजें होती है ना, वो सब कहाँ पे हो सकती है? लोकल सर्वर्स पे। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू चलता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, मतलब देखो, जैसे अगर हमें कोई भी सर्वर चाहिए, कोई भी स्टोरेज चाहिए, कहीं से भी डेटाबेस चाहिए, कहीं भी बैठ के नेटवर्किंग करनी है, कोई सा भी सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सब हम इंटरनेट के ऊपर किससे कर सकते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। मतलब सारी की सारी चीजें, सर्वर भी क्लाउड पे स्टोर्ड है, डेटा भी क्लाउड पे स्टोर्ड है, नेटवर्किंग भी क्लाउड पे स्टोर है, सब कुछ क्लाउड पे, है ना? तो लोकल सर्वर पर्सनल कंप्यूटर में, मान लो मेरे पर्सनल कंप्यूटर में एक फाइल है और अब आपको चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको ईमेल से भेजनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास एक गूगल ड्राइव है जो एक एक्ट कर रहा है एज अ डेटाबेस का स्टोर और सर्वर जैसा एक्ट कर रहा है, तो गूगल ड्राइव से आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकती हूँ सेम टाइम पे। क्या हमें ईमेल करना पड़ेगा? नहीं। तो ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा मतलब क्लाउड के ऊपर स्टोर करना। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है? यूजर्स को एक्सेस करना रिसोर्सेज ऑन डिमांड, कहीं से भी बैठ के यूजर्स बिना चिंता के किसी भी टाइम 24/7 बिना किसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आप भी अपने घर से वही गूगल ड्राइव एक्सेस कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ। इसके कॉमन एग्जाम्पल गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एक तरीके का क्लाउड है, अमेज़न वेब सर्विसेज एक तरीके का क्लाउड है। क्या एडवांटेजेस रहते हैं? कॉस्ट इफेक्टिव होता है ना? हार्डवेयर में अलग अलग कंप्यूटर में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वॉट एवर यू पे, मतलब जितना स्पेस आप ले रहे हो किसी भी ड्राइव पे, बस आपको उतने के ही पैसे देने। स्केलेबल मतलब कहीं से भी रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सकता है ना? ऐड अगर गूगल ड्राइव में कुछ ऐड हो रहा है तो आपको भी दिखेगा, मुझे भी दिखेगा जैसे ही रिफ्रेश होगा। डेटा कहीं से भी एक्सेसिबिलिटी ईजी होती है, एक्सेस किया जा सकता है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है ना? सिक्योरिटी भी उसमें अपडेट रहती है क्योंकि फायरवॉल सॉफ्टवेयर रहते हैं, और इन केस कभी भी डेटा क्रैश हो जाए तो वो हमेशा उसका रिकवरी करके रखता है और बैकअप लेके रखता है। इसके डिपेंडेंस सॉरी, है ना, ये इसके एडवांटेजेस थे। बेटा आता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो बस इतना याद कर लोगे ना, बहुत है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? इंटरनेट पे डिपेंडेंट रहता है, जब तक इंटरनेट नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, कभी भी आपका डेटा हैक हो जाए, कंट्रोल लिमिटेड हो जाता है ना, क्योंकि
यूजर कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेटा के मैनेजमेंट को नहीं चेंज कर सकता। आज आप गूगल ड्राइव के जाके फीचर्स नहीं चेंज कर सकते। कितनी बार क्या होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस का डाउन टाइम होता है, जैसे हमारे वाईफाई डाउन टाइम होता है, वैसे ही क्लाउड सर्विसेज का भी एक डाउन टाइम होता है। उस टाइम डेटा की अवेलेबिलिटी बंद हो जाती है। इन कंप्लायंस इश्यूज होते हैं ना, कितनी इंडस्ट्रीज रिक्वायर बिल्कुल डेटा को रेगुलेट होना लीगल टर्म्स में, तो इतना क्लाउड पे मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के बीच में डिफरेंस भी बेटा पास्ट ईयर्स में आया हुआ और आ सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड कंप्यूटिंग का ये वर्चुअल सर्वर्स होते हैं ना, जो इंटरनेट के। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में हम फिजिकल सर्वर्स एंड हार्डवेयर यूज करते हैं। कॉस्ट मॉडल क्या होता है? जितना हम पे करेंगे उसी का, जितना हम यूज करेंगे उसी का ही पे करेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल में हमें पूरा हार्डवेयर का और सर्वर दोनों का कॉस्ट देना पड़ता है। इजीली स्केलेबल होता है, हम कितने भी डेटा को या कहीं से भी रिसोर्सेज को ऐड और डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें डिफिकल्ट टू स्केल होता है, क्योंकि एक बार इंस्टॉल हो गया तो बार बार चेंज नहीं कर सकते फिजिकल डिवाइसेस को। ये कहीं से भी एक्सेसिबल होता है, ये सिर्फ ऑन साइट या लिमिटेड नेटवर्क के लिए ही एक्सेसिबल होता है। इसका मेंटेनेंस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैंडल करते हैं, और इसका मैनुअल मेंटेनेंस चाहिए होता है इन हाउस आईटी टीम के लिए। कारण सेटअप टाइम क्विकली डिप्लॉय कर देता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें इंस्टॉल और कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ करना पड़ता है। नाउ बेटा, जैसे क्लाउड जैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, सॉरी उसका आर्किटेक्चर था डीबीएमएस का, वैसे ही सेम क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है कि जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुनना। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जितना भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को बनाने में लगा है, कोई भी क्लाउड, जैसे गूगल ड्राइव को बनाने में जितना कुछ लगा है, वो सब कुछ क्या क्या लगता है, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, वर्चुअलाइजेशन, ये सब कुछ मिला के एक पूरा क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, ये एक फाउंडेशन होता है, सारी एप्लीकेशंस को होस्ट यही करते हैं। ठीक है, सारे स्टोर डेटा को स्टोर यही करते हैं, सारी सर्विसेज को यही रन करते हैं। और जितना भी क्लाउड कंप्यूटिंग को पावर होता है, बिना फिजिकली इन्वॉल्वमेंट दिए एंड यूजर को यही देते हैं। मतलब ये एक बार सेटअप कर दिया, जैसे आज गूगल ड्राइव के में एक बार सर्वर सेटअप हो गया, अब हम सब लोग कितनी बार गूगल ड्राइव को यूज कर सकते हैं, राइट? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड एक्सेस प्रोवाइड करता है, इजीली स्केलेबल है, हम कभी भी उसमें सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है वो। ठीक है, देखो सबसे पहले सर्वर और वर्चुअल मशीन्स होती हैं उसमें। सबसे पहले क्लाउड में सोचो, क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा? सर्वर होना बहुत जरूरी है। अगर सर्वर नहीं होगा तो डेटा होस्ट किस पे होगा? तो प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करता है, कैसे? फिजिकल सर्वर्स और वर्चुअल सर्वर्स, वर्चुअल सर्विस या वर्चुअल मशीन्स बना के यूजर्स कोई सी भी एप्लीकेशन को और डेटा को और वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं इन सर्वर्स पर। स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड करता है, मतलब जगह देता है डेटा को स्टोर करने के लिए, फाइल्स को, बैकअप को डेटाबेस में, है ना? ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, इस टाइप के स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन बेटा नेटवर्किंग बहुत जरूरी है क्लाउड के स्ट्रक्चर में, ताकि कनेक्टिविटी हो, किसमें? क्लाउड के सर्वर्स में, डेटा के सेंटर्स में और यूजर में। मतलब कहीं एक क्लाउड का डेटा सेंटर है तो सर्वर क्या करेगा? जैसे यूजर ने डेटा रिक्वेस्ट किया जाएगा, डेटा सेंटर से लेके आएगा, तो ये नेटवर्किंग हो रही है। इसके लिए क्या क्या जरूरी है? राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, आईपी मैनेजमेंट और इंटरनेट का एक्सेस जरूरी है। वर्चुअलाइजेशन लेयर होती है, जो वीएम वेयर होते हैं या वर्चुअल मशीन्स होती हैं, ये क्रिएट करने के लिए वर्चुअलाइजेशन लेयर होती है इसमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना? मल्टीपल वर्चुअल मशीन एक साथ भाग दौड़ सकती हैं, एक साथ दौड़ सकती हैं एक ही सर्वर पे। तो मतलब हम एक ही जगह से, जैसे आज गूगल का एक बार सब कुछ सेटअप हो गया, अब मल्टीपल वर्चुअल मशीन पे गूगल के एप्स डाउनलोड हो सकते हैं, गूगल की ड्राइव शेयर हो सकती है। मैनेजमेंट और ऑर्केस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर ऑटोमेट, मतलब डिप्लॉयमेंट होता है, स्केलिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है, मैनेजमेंट होता है, ये सब अपने आप मैनेजमेंट करने के लिए भी एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है वहां, जो अपने आप अपडेट होता रहता है। ठीक है, अलग अलग, जैसे ओपन स्टैक, एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल या एडब्ल्यूएस क्लाउड सर्विसेज को मैनेज करती है। सिक्योरिटी कंपोनेंट्स होते हैं ताकि लोगों का डेटा कहीं भी ना जाए, फायर वॉल्स होते हैं ताकि डेटा सिक्योर रहे, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल रहता है, ताकि कम्युनिकेशन और डेटा का प्रोटेक्शन सिक्योर रहे क्लाउड पे। इसका बेटा एग्जांपल देखो, ये आ सकता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसका क्या पर्पस होता है और की कंपोनेंट्स, ये शॉर्ट नोट में लिख के आना है। कोई सी भी कंपनी अपना वेब एप्लीकेशन किस पे होस्ट करती है? अमेज़न वेब सर्विस पे। कैसे करती है? EC2, है ना? कंप्यूटेशन के लिए EC2 मॉडल यूज करती है, स्टोरेज के लिए S3 और क्लाउड फ्रंट यूज करती है। बेटा सब एप्लीकेशंस के नाम है नेटवर्किंग के लिए। तो AWS क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ये पार्ट्स है। तो सिमिलरली गूगल ड्राइव का भी अपने ऐसे पार्ट्स होंगे। तो ये मेजर 6 पार्ट्स होते हैं जो
कंपोनेंट्स होते हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के। देन बेटा क्लाउड के अलग अलग डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं या टाइप्स ऑफ क्लाउड होते हैं। एक होता है पब्लिक क्लाउड, जो एक इंटरनेट के ऊपर क्लाउड की सर्विसेज को सब कुछ शेयर कर सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव एक क्या है, गूगल क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, ये क्या है पब्लिक क्लाउड, मतलब हर कोई इसे यूज कर सकता है। क्लाउड सर्विसेज ऑफर्ड ओवर इंटरनेट एंड शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से ओन करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इजीली स्केलेबल होती है। एक होता है प्राइवेट क्लाउड, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही यूज कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट के डेटा सेंटर्स पे हमें नहीं होती इजाजत उन्हें वो करने की, एक्सेस करने की, वो सिक्योर और प्राइवेट होते हैं और कस्टमाइजेबल होते हैं, लेकिन इनका कॉस्ट ज्यादा होता है क्योंकि ये प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। हाइब्रिड मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों, है ना। इसका कॉस्ट बैलेंस रहता है और कंट्रोल रहता है। डेटा एप्लीकेशंस कैन मूव बिटवीन इन्वायरमेंट, मतलब पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे आज नेटफ्लिक्स है, उसने क्या बोल रखा है कि आप 4 लोग लॉगिन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो किस पे होस्टेड है? हाइब्रिड क्लाउड पे ना, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है? कम्युनिटी क्लाउड, बेटा नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स एग्जांपल मत लिख के आना, बैंकिंग सिस्टम्स लिख के आना कि वो लोग एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट स्टोर करते कि इतने यूजर्स लॉगिन कर सकते इतने टाइम पे। कम्युनिटी क्लाउड मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन शेयर करती है जिनके नीड्स और गोल्स कॉमन होते हैं, मतलब शेयर्ड रिसोर्सेज। जैसे शेयर्ड कैब होती है ना, तो वैसे शेयर्ड रिसोर्सेज ये सिक्योर एंड कोलैबोरेटिव रहते हैं और इन पे एक्सेस कंट्रोल होता है हर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। तो जैसे यूनिवर्सिटीज, जैसे आरपीवी यूनिवर्सिटी का आप सबके कॉलेज के साथ एक पर्टिकुलर क्लाउड नेटवर्क होगा, तो सेम है। या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जो प्रोजेक्ट अगर मुंबई में चल रहा है और वो इंदौर में भी चल रहा है, तो वो किस पे स्टोर्ड होता है? एक कॉमन कम्युनिटी क्लाउड पे। देन क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स होते हैं। या आपने पढ़ा होगा बेटा सैस, पैस और एस, ये क्या होता है? आईएएस, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, मतलब एक पर्टिकुलर मतलब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज के लिए ना, वर्चुअलाइज। तो मतलब वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी चीजें जैसे हार्डवेयर, स्टोरेज, नेटवर्क, ये प्रोवाइड करना क्लाउड के थ्रू। फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, टूल्स प्रोवाइड करना डेवलपमेंट करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, किसी भी एप्लीकेशन जो डेवलप होती है उनको डिप्लॉय करने के लिए, है ना। तो जैसे गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट ऐप सर्विस, डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स इसे यूज करते हैं। देन बेटा सैस होता है, जो सास नहीं होती, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मतलब रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना यूजर्स को इंटरनेट पे सब्सक्रिप्शन वे में। जैसे जीमेल हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, है ना। तो ये क्या है? एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी बना लिए, किन्होंने? गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, जो यूजर्स को दी कि लो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज करो इंटरनेट पे। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की एक प्लेटफॉर्म दिया, जाओ इस पे जाके एप्लीकेशन बनाओ। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब जैसे बेटा आज गोड आईडी है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ प्रोवाइड सर्विस दे रहा है, सर्वर्स दे रहा है कि कुछ भी बनाने के लिए। तो बेटा ये टेबल जरूर याद करके जाना, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल आ सकते हैं। तो इसी के साथ यूनिट 5 खत्म होती है बेटा। पास्ट में देख लो, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ टिपिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, शॉर्ट इसमें व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल? ये 2024 दिसंबर का पेपर है। डेटा इंडिपेंडेंस, सर्विस डिलीवरी मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो अभी बताया बेटा, ये सर्विस डिलीवरी मॉडल्स ना। देखो एक्स ये 2023 का 24 का जून का पेपर है। कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद इंटरनेट, देन डीडीएमएल एंड डीएमएल कमांड्स, ठीक है। देन 2023 दिसंबर डेटा डिक्शनरी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बोला ना, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। देन 2023 जून डेटा इंडिपेंडेंस एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्क्राइब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिटेल, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। 2022 डीडीएमएल डीएमएल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, पता है ना, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डीबीए। सो आई होप आपको फिफ्थ यूनिट क्लियर होगी। थैंक यू सो मच बेटा।